नमस्कार। आज हम मानव शरीर की इस अद्भुत मशीनरी के अंदर झांकने वाले हैं, लेकिन एक अलग नज़रिए से। हम तब देखेंगे कि क्या होता है जब जब ये मशीनरी ठीक से काम नहीं करती, मतलब जब बीमारियां घेर लेती हैं। हमारे हाथ लगे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्लिनिकल पैथोफिजियोलॉजी के कुछ नोट्स, और आज हम इन्हीं में से गहरी और काम की बातें निकालने वाले हैं। मकसद सीधा है, ये समझना कि जब शरीर में कुछ गड़बड़ होती है तो पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा होता है, बीमारी क्यों होती है, कैसे फैलती है और शरीर उस पर कैसे रिएक्ट करता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि सेहत और बीमारी को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये खोजबीन। बिल्कुल। हम आज पैथोफिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। ये शब्द सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, लेकिन इसका मतलब आसान है। देखिए, शरीर सामान्य रूप से कैसे काम करता है, ये तो हुई फिजियोलॉजी। हाँ, बीमारी क्या है और अंगों पर उसका क्या असर दिखता है, वो पैथोलॉजी है। पैथोफिजियोलॉजी इन दोनों के बीच का पुल है। ये समझाती है कि बीमारी के दौरान शरीर की सामान्य कार्यप्रणाली कैसे बाधित होती है। ये बीमारी के काम करने के तरीके, उसके मैकेनिज्म का अध्ययन है असल में। अच्छा, तो ये सिर्फ लक्षणों को जानने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये कैसे और क्यों को समझना है। और जैसा आपने कहा, ये पुल है। मतलब ये डॉक्टरों और रिसर्चरों के लिए बहुत जरूरी होगा फिर। हाँ, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि कोई चीज कैसे बिगड़ रही है, तभी तो उसे ठीक करने का सही तरीका ढूंढ सकते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सटीक इलाज विकसित करने के लिए बीमारी के तंत्र को समझना ही बुनियाद है। दवाइयां अक्सर इन्हीं बिगड़े हुए तंत्रों को निशाना बनाती हैं, ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर दिखने वाले लक्षणों को। चलिए, इस तंत्र को समझने के पहले कदम से शुरू करते हैं। ठीक है, तो किसी भी बीमारी को समझने का एक ढांचा होता होगा। जैसे कोई कहानी शुरू होती है, वैसी बीमारी की भी एक शुरुआत होती होगी। हाँ, बिल्कुल। कहानी शुरू होती है हेतु विज्ञान से। ईटियोलॉजी कहते हैं इसे। हेतु विज्ञान। हाँ, ये फैंसी शब्द है, पर मतलब सीधा सा है, बीमारी का कारण क्या है, वजह क्या है। ये कारण कई तरह के हो सकते हैं। कुछ जैविक होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। कुछ भौतिक, जैसे चोट लगना, जलना, रेडिएशन। कुछ रासायनिक, जैसे कोई जहर, शराब या फिर किसी दवा का साइड इफेक्ट। और हाँ, पोषण की कमी अधिकता भी एक कारण हो सकती है, जैसे मोटापा या विटामिन की कमी। लेकिन क्या हर बार जब कोई कारण मौजूद होता है तो बीमारी हो ही जाती है? जैसे क्या हर वो इंसान जिसे सर्दी वाले वायरस का संक्रमण हो, बीमार पड़ जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। यहीं पर रिस्क फैक्टर्स यानी जोखिम कारक सामने आते हैं। रिस्क फैक्टर्स। हाँ, ये वो चीजें हैं जो बीमारी होने की संभावना को बढ़ा देती हैं, लेकिन खुद कारण नहीं होती। जैसे धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, पर हर धूम्रपान करने वाले को कैंसर नहीं होता। सही बात है। अक्सर बीमारी एक अकेले कारण से नहीं, बल्कि कई चीजों के मेल से होती है कारण। जैसे वायरस, व्यक्ति की अपनी बनावट जैसे जेनेटिक्स, इम्यूनिटी और उसकी जीवन शैली जैसे खान-पान, तनाव। जैसे एच पाइलोरी बैक्टीरिया पेट में अल्सर का एक मुख्य कारण है, लेकिन इससे संक्रमित बहुत से लोगों को कभी अल्सर नहीं होता। अच्छा, मतलब कारण, जोखिम और व्यक्ति की अपनी स्थिति सब मिलकर तय करते हैं कि बीमारी होगी या नहीं। समझ गया। तो पहले आया कारण, और फिर वो सारे फैक्टर्स जो बीमारी होने के चांस को बढ़ाते या घटाते हैं। इसके बाद क्या होता है? बीमारी अपना रास्ता कैसे बनाती है? इसके बाद आता है रोग जनन, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस। हाँ, ये शब्द बताता है कि बीमारी विकसित कैसे होती है। ये वो पूरी प्रक्रिया है, वो सारे कदम हैं जो कारण के शरीर में आने से लेकर बीमारी के लक्षण दिखने तक सेलुलर और टिश्यू स्तर पर होते हैं। ये असल में बीमारी की पूरी कहानी है, स्टेप बाय स्टेप। कोई उदाहरण दे सकती हैं इसे समझने के लिए? थोड़ा आसान हो जाएगा। कहानी शुरू होती है धमनी की अंदरूनी परत एंडोथीलियम को किसी तरह की चोट लगने से, शायद हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल से। फिर वहां पर धीरे धीरे फैट यानी लिपिड जमा होने लगता है। शरीर की प्रतिरक्षा कोशिकाएं वहां आती हैं, जिससे सूजन, इन्फ्लेमेशन होती है। ये सब मिलकर धीरे धीरे एक प्लैक बना देते हैं, जो धमनी को संकरा और सख्त कर देता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, चोट, जमाव, सूजन, प्लैक बनना, यही एथेरोस्क्लेरोसिस का रोग जनन है। यही स्टेप बाय स्टेप समझना पैथोफिजियोलॉजी का काम है। वाह, ये तो वाकई किसी कहानी की तरह है जो शरीर के अंदर चल रही है। और इस कहानी का अंत
हमें कैसे पता चलता है, मतलब हमें कैसे मालूम होता है कि शरीर में ये सब चल रहा है? इसका पता हमें नैदानिक अभिव्यक्तियों से चलता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ओके। ये वो संकेत और लक्षण हैं जिनसे बीमारी पहचानी जाती है। इन्हें हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। लक्षण, सिम्टम्स, ये वो चीजें हैं जो मरीज महसूस करता है, जैसे? जैसे दर्द, थकान, चक्कर आना, जी मिचलाना। इन्हें डॉक्टर सीधे तौर पर देख या माप नहीं सकता। ये व्यक्ति का अपना अनुभव है, सब्जेक्टिव होता है ये। और दूसरा हिस्सा? दूसरा है संकेत, साइंस। ये वो चीजें हैं जिन्हें डॉक्टर या कोई और देख या माप सकता है। अच्छा। जैसे बुखार थर्मामीटर से माप सकते हैं, त्वचा पर लाल चकत्ते देखे जा सकते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ना मापा जा सकता है, हाँ। या कोई सूजन वो देखी जा सकती है। लक्षण व्यक्तिपरक होते हैं, संकेत वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि शरीर में कोई गड़बड़ी तो है, लेकिन ना कोई लक्षण महसूस हो रहा है, ना कोई संकेत दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, उसे लेजन या क्षति कहते हैं, यानी ऊतक टिश्यू में कोई संरचनात्मक बदलाव आ गया है। लेजन? हाँ, जैसे कोई गांठ बन गई है, ट्यूमर, या कहीं छोटा सा अल्सर हो गया है। हो सकता है शुरुआत में ये इतने छोटे हों कि कोई लक्षण या संकेत पैदा न करें। यहीं पर बीमारियों को समय के आधार पर बांटने का कॉन्सेप्ट आता है। तीव्र बीमारियां यानी एक्यूट बीमारियां बनाम पुरानी बीमारियां यानी क्रॉनिक बीमारियां। इनमें क्या फर्क है? तीव्र बीमारियां अचानक या तेजी से शुरू होती हैं और आमतौर पर कम समय तक रहती हैं, कुछ दिन या हफ्ते, जैसे सामान्य सर्दी या पेट का इन्फेक्शन। जबकि पुरानी बीमारियां धीरे धीरे विकसित हो सकती हैं, कई बार पता भी नहीं चलता और ये महीनों या सालों तक चलती हैं, जैसे डायबिटीज, आर्थराइटिस या हृदय रोग। पुरानी बीमारियों में अक्सर छूट के दौर आते हैं, रिमिशन, जब लक्षण कम या खत्म हो जाते हैं। अच्छा। और फिर तीव्रता के दौर आते हैं, एग्जैसर्बेशन, जब लक्षण अचानक बढ़ जाते हैं। ये समझना तो बहुत जरूरी है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि शरीर इन बीमारियों से लड़ने या यूं कहें कि सामान्य स्थिति बनाए रखने की कोशिश कैसे करता है? सुना है शरीर में एक बैलेंसिंग एक्ट चलता रहता है। हाँ, आप होम्योस्टेसिस की बात कर रहे हैं। ये पैथोफिजियोलॉजी की सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। होम्योस्टैसिस। हाँ, इसका मतलब है शरीर के अपने अंदरूनी माहौल को स्थिर बनाए रखने की काबिलियत, बाहरी और अंदरूनी बदलावों के बावजूद। सोचिए, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी या सर्दी हो, हमारे शरीर का तापमान लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहता है। हाँ, ये तो है। हमारा ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, खून में ऑक्सीजन का लेवल, ये सब एक सीमित दायरे में बने रहते हैं। तो ये एक तरह का संतुलन है, फिक्स्ड। संतुलन से थोड़ा ज्यादा, ये एक गतिशील प्रक्रिया है, डायनामिक। शरीर को लगातार काम करते रहना पड़ता है, ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है इस स्थिरता को बनाए रखने के लिए। ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ शांत और स्थिर है, बल्कि ये एक सक्रिय निगरानी और समायोजन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लगभग हर बीमारी को होम्योस्टैसिस की विफलता या उसमें आई गड़बड़ी के रूप में देखा जा सकता है। ओह, अच्छा। जब शरीर इस अंदरूनी स्थिरता को कायम नहीं रख पाता, तब बीमारी पैदा होती है। ये तो कमाल है। पर शरीर ये करता कैसे है? इस स्थिरता को बनाए रखने का तरीका क्या है? कोई सिस्टम है? हाँ, इसका जवाब है फीडबैक लूप्स, प्रतिक्रिया प्रणाली। फीडबैक लूप्स? ये शरीर के ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम की तरह हैं। इनमें आमतौर पर 4 हिस्से होते हैं। पहला, उत्तेजना, स्टिमुलस, कोई भी बदलाव जो शरीर के किसी वेरिएबल जैसे तापमान या ब्लड शुगर को उसके तय मान सेट पॉइंट से दूर ले जाए, जैसे खाना खाने के बाद ब्लड शुगर का बढ़ जाना। ठीक है। दूसरा, सेंसर या रिसेप्टर, ये उस बदलाव को महसूस करता है, जैसे पैंक्रियाज की कोशिकाएं बढ़े हुए ब्लड शुगर को महसूस करती हैं। तीसरा, नियंत्रण केंद्र, कंट्रोल सेंटर, ये सेंसर से जानकारी लेता है, उसे तय मान से मिलाता है और फैसला करता है कि क्या करना है। ये अक्सर दिमाग का कोई हिस्सा होता है, जैसे हाइपोथैलेमस या हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियां। ओके। और चौथा, प्रभावक, इफेक्टर, ये वो अंग या ग्रंथि है जो नियंत्रण केंद्र के आदेश पर काम करके बदलाव को ठीक करती है। जैसे पैंक्रियाज इंसुलिन छोड़ता है, प्रभावक जो ब्लड शुगर को कम करता है। समझ गया। स्टिमुलस, सेंसर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर। बिल्कुल। और ज्यादातर मामलों में शरीर
नकारात्मक प्रतिक्रिया का इस्तेमाल करता है, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक। हाँ, ये सबसे आम और जरूरी तरीका है होम्योस्टेसिस बनाए रखने का। यहाँ पर सिस्टम की प्रतिक्रिया उल्टी दिशा में काम करती है, वो मूल उत्तेजना को कम या खत्म करती है। इससे स्थिरता बनी रहती है। जैसे घर का थर्मोस्टेट, जब कमरा गर्म हो जाता है तो एसी चालू हो जाता है, हाँ, और कमरे को ठंडा करता है, उत्तेजना का उलटता है, और जब तापमान सही हो जाता है तो एसी बंद हो जाता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। शरीर का थर्मो रेगुलेशन ऐसे ही काम करता है। अगर शरीर गर्म होता है तो त्वचा और दिमाग में सेंसर इसे महसूस करते हैं। नियंत्रण केंद्र हाइपोथैलेमस आदेश देता है प्रभावकों को। त्वचा की खून की नलियां फैल जाती हैं ताकि गर्मी बाहर निकल सके और पसीना आने लगता है। जैसे ही तापमान नॉर्मल होता है, ये प्रक्रिया बंद हो जाती है। ब्लड शुगर का नियंत्रण भी ऐसा ही है। बढ़ा हुआ ग्लूकोज इंसुलिन छोड़ने को प्रेरित करता है। इंसुलिन ग्लूकोज को कोशिकाओं में भेजकर ब्लड शुगर कम करता है। और फिर जैसे ही ग्लूकोज कम होता है, इंसुलिन का निकलना भी कम हो जाता है। ये सिस्टम खुद को नियंत्रित करता है। ये तो बहुत व्यवस्थित तरीका है, लेकिन मैंने सकारात्मक प्रतिक्रिया, पॉजिटिव फीडबैक के बारे में भी सुना है। वो क्या है और उसका क्या काम है? वो तो चीजों को बढ़ाता जाएगा। हाँ, सकारात्मक प्रतिक्रिया बहुत कम देखने को मिलती है और ये अस्थिरता पैदा करती है। इसमें सिस्टम की प्रतिक्रिया मूल उत्तेजना को बढ़ाती है, उसे कम नहीं करती। अच्छा। ये सिस्टम को तेजी से एक अंतिम बिंदु तक पहुंचाने के लिए होती है। ये एक तरह का एम्पलीफायर है। इसका कोई उदाहरण? ये खतरनाक नहीं है? इसके कुछ खास उदाहरण हैं जहां ये जरूरी है। जैसे बच्चे के जन्म के समय, जब बच्चे का सिर मां के गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स पर दबाव डालता है, ये उत्तेजना है। हाँ। तो सेंसर दिमाग को सिग्नल भेजते हैं। दिमाग का नियंत्रण केंद्र पिट्यूटरी ग्रंथि ऑक्सीटोसिन हार्मोन छोड़ती है। ये हार्मोन प्रभावक यानी गर्भाशय की मांसपेशियों को और जोर से सिकुड़ने के लिए कहता है। जोर से सिकुड़ने पर बच्चे का सिर और ज्यादा दबाव डालता है, जिससे और ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकलता है। ओह, एक साइकिल बन गया। हाँ, ये चक्र तेज और तेज होता जाता है जब तक कि बच्चा पैदा ना हो जाए। बच्चे के पैदा होते ही दबाव, उत्तेजना खत्म हो जाता है और ये लूप टूट जाता है। एक और उदाहरण है खून का थक्का जमना, ब्लड क्लॉटिंग। जब चोट लगती है तो प्लेटलेट्स नाम के सेल वहां जमा होते हैं। हाँ। वो कुछ ऐसे रसायन छोड़ते हैं जो और ज्यादा प्लेटलेट्स को वहां बुलाते हैं और थक्का बनाने वाले एंजाइमों को सक्रिय करते हैं। ये एंजाइम खुद अपनी सक्रियता को और बढ़ाते हैं। ये तब तक चलता रहता है जब तक कि चोट वाली जगह पर एक मजबूत थक्का ना बन जाए। अच्छा, तो ये किसी काम को तेजी से पूरा करने के लिए होता है, लेकिन अगर ये गलत जगह शुरू हो जाए तो? बिल्कुल, जैसा हमने कहा, बीमारी अक्सर होम्योस्टैसिस की विफलता होती है। टाइप 2 डायबिटीज में नकारात्मक प्रतिक्रिया ठीक से काम नहीं करती। शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के सिग्नल को ठीक से सुनती नहीं हैं, इंसुलिन प्रतिरोध होता है। और हाँ, सकारात्मक प्रतिक्रिया खतरनाक भी हो सकती है। कुछ गंभीर स्थितियों में, जैसे शॉक, जब ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है, ये खतरनाक रूप ले सकती है। कैसे? कम ब्लड प्रेशर दिल को और कमजोर कर सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर और गिरेगा और ये एक जानलेवा चक्र बन सकता है। ओ बाप रे! तो होमोस्टैसिस और फीडबैक लूप्स को समझना वाकई बीमारियों को समझने के लिए जरूरी है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जब ये सिस्टम फेल होता है तो शरीर की सबसे छोटी इकाई यानी कोशिकाओं, सेल्स पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि आखिर सारी बीमारियां वहीं से शुरू होती होंगी। एकदम सही। सारी बीमारियां सेल्यूलर स्तर पर ही शुरू होती हैं। हमारी कोशिकाएं लगातार बाहरी और अंदरूनी तनावों और हानिकारक चीजों का सामना करती रहती हैं। इन्हें सेल्यूलर चोट कहते हैं, सेल्यूलर इंजरी। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारणों में से एक है ऑक्सीजन की कमी, जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं, या फिर उस हिस्से में खून का बहाव कम हो जाना, जिसे इस्कीमिया कहते हैं। हाइपोक्सिया और इस्कीमिया। हाँ, इसके अलावा शारीरिक चोट, तापमान में अत्यधिक बदलाव, रसायन, जहर, दवाएं, प्रदूषण, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस। लिस्ट लंबी है। बिल्कुल, शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का गलत दिशा में काम करना, ऑटो इम्यूनिटी, एलर्जी, जेनेटिक गड़बड़ियां, पोषण में असंतुलन और हाँ, उम्र बढ़ना भी कोशिकाओं को चोट पहुंचा सकता है। इतने सारे अलग अलग कारण, क्या इन सब का कोशिकाओं पर असर भी अलग अलग होता है?
या कोई कॉमन पैटर्न है? यही बात बहुत दिलचस्प है। इतने अलग अलग कारणों के बावजूद सेलुलर चोट अक्सर कुछ गिने चुने आपस में जुड़े हुए बायोकेमिकल रास्तों पाथवेज से होती है। ये समझना जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि कोशिका के अंदर गड़बड़ी कहाँ हो रही है। 3 मुख्य रास्ते हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला, एटीपी की कमी, एटीपी डिप्लीशन। एटीपी हमारी कोशिकाओं की ऊर्जा करेंसी है, जैसे हमारे लिए रुपया। हाँ, एनर्जी मॉलिक्यूल। बिल्कुल। जब एटीपी कम बनता है या खत्म हो जाता है, खासकर ऑक्सीजन की कमी या जहर के असर से, तो कोशिका के कई जरूरी काम रुक जाते हैं। जैसे कोशिका के अंदर बाहर आयनों का संतुलन बनाने वाले पंप काम करना बंद कर देते हैं। इससे कोशिका में पानी भर जाता है और वो सूज जाती है। मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है, प्रोटीन बनना कम हो जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी बनाते हैं को नुकसान पहुंचता है तो ये स्थिति और बिगड़ सकती है और कोशिका मर भी सकती है। ओहो। और दूसरा रास्ता? दूसरा, कैल्शियम होमियोस्टेसिस का बिगड़ना, डिसरप्शन ऑफ कैल्शियम होमियोस्टेसिस। सामान्य तौर पर कोशिका अपने अंदर साइटोसोल में कैल्शियम का लेवल बहुत कम रखती है। ये एक तरह का ऑन ऑफ स्विच है। चोट लगने पर यह संतुलन बिगड़ सकता है और कोशिका के अंदर कैल्शियम बहुत बढ़ सकता है। ये बढ़ा हुआ कैल्शियम बहुत सारे हानिकारक एंजाइमों को चालू कर देता है, जो कोशिका की झिल्ली, प्रोटीन और यहाँ तक कि डीएनए को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये तो बुरा है। और तीसरा? और तीसरा, ऑक्सीडेटिव तनाव, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये तब होता है जब शरीर में फ्री रेडिकल्स या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, रॉस, बहुत ज्यादा बन जाते हैं या शरीर उन्हें ठीक से हटा नहीं पाता। फ्री रेडिकल्स? हाँ, ये रॉस बहुत अस्थिर और प्रतिक्रियाशील अणु होते हैं। आप इन्हें कोशिका के अंदर छोटे छोटे अनियंत्रित चिंगारियों की तरह समझ सकते हैं। ये कोशिका की झिल्लियों में मौजूद फैट, प्रोटीन और डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं। लिपिड परऑक्सीडेशन कहते हैं इसे। तो ये 3 रास्ते, ऊर्जा की कमी, कैल्शियम का असंतुलन और ऑक्सीडेटिव तनाव, सेलुलर चोट के मुख्य खलनायक हैं। और ये आपस में जुड़े भी होते हैं? हाँ, ये तीनों रास्ते अक्सर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को नुकसान पहुंचने से एटीपी की कमी भी होगी और रॉस का उत्पादन भी बढ़ेगा। अच्छा। कैल्शियम बढ़ने से माइटोकॉन्ड्रिया और खराब हो सकते हैं। ये एक जटिल जाल है। और इस चोट का नतीजा क्या होता है? क्या कोशिका हमेशा मर जाती है? नहीं, हमेशा नहीं। चोट की गंभीरता और अवधि पर निर्भर करता है। चोट 2 तरह की हो सकती है। प्रतिवर्ती चोट, रिवर्सिबल इंजरी। अगर हानिकारक उत्तेजना हल्की है या थोड़े समय के लिए है और उसे हटा दिया जाए तो कोशिका ठीक हो सकती है। जैसे कोशिका में सूजन आना, सेल्यूलर स्वेलिंग या फैटी चेंज, जब कोशिका में फैट जमा हो जाता है, अक्सर प्रतिवर्ती होते हैं। और दूसरी तरह की? अपरिवर्तनीय चोट, इरिवर्सिबल इंजरी। अगर चोट बहुत गंभीर है या लंबे समय तक रहती है तो कोशिका उस बिंदु पर पहुंच जाती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती और उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। इसके मुख्य संकेत हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया अब ठीक से काम नहीं कर सकते हैं और कोशिका की झिल्ली, मेम्ब्रेन को गंभीर नुकसान पहुंच चुका है। कोशिका की मृत्यु, इसके भी प्रकार होते हैं? हाँ, मुख्य रूप से 2 तरह की कोशिका मृत्यु होती है, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। हाँ, नेक्रोसिस एक तरह की अनियंत्रित गंदी मौत है जो गंभीर चोट जैसे ऑक्सीजन की कमी, जहर, जलना के कारण होती है। इसमें कोशिका फट जाती है और उसका सारा सामान बाहर बिखर जाता है। इस बिखरे हुए सामान से आसपास के ऊतक में सूजन, इन्फ्लेमेशन पैदा होती है। जबकि एपोप्टोसिस एक साफ सुथरी, प्रोग्राम्ड और नियंत्रित कोशिका मृत्यु है। प्रोग्राम्ड मतलब प्लान्ड? हाँ, बिल्कुल। ये शरीर के सामान्य विकास और रख-रखाव के लिए भी जरूरी है, जैसे पुरानी कोशिकाओं को हटाना। इसमें कोशिका खुद को सिकोड़ लेती है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, जिन्हें शरीर की सफाई कोशिकाएं खा जाती हैं। खास बात यह है कि इसमें सूजन नहीं होती। ये एक नियंत्रित, ऊर्जा निर्भर प्रक्रिया है। ये तो बड़ा बारीक फर्क है। मतलब नेक्रोसिस एक्सीडेंटल डेथ जैसा है और एपोप्टोसिस एक तरह का प्लान्ड सुसाइड जैसा? आप कह सकती हैं, हाँ। अच्छा, क्या कोशिकाएं चोट लगने से पहले ही तनाव के माहौल में खुद को ढालने की कोशिश भी करती हैं, अडेप्ट करने की? हाँ, बिल्कुल। अगर तनाव लगातार बना रहता है,
लेकिन इतना गंभीर नहीं है कि कोशिका मर जाए, तो कोशिकाएं खुद को अनुकूलित कर सकती हैं, एडेप्ट कर सकते हैं। अडेप्ट कर सकती हैं, ताकि वे उस माहौल में जीवित रह सकें और काम कर सकें। ये कुछ तरीकों से होता है, जैसे एट्रोफी। इसमें कोशिका का आकार छोटा हो जाता है। ऐसा तब होता है जब काम का बोझ कम हो जाता है, जैसे प्लास्टर लगने पर मांसपेशी का सिकुड़ना। हाँ, होता है। या पोषण या हार्मोनल सपोर्ट कम हो जाता है। और दूसरा है हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी इसमें कोशिका का आकार बड़ा हो जाता है। ऐसा तब होता है जब काम का बोझ बढ़ जाता है, जैसे कसरत करने पर मांसपेशियों का बढ़ना या हाई ब्लड प्रेशर में दिल की मांसपेशियों का बढ़ना। यहाँ कोशिकाओं की संख्या नहीं बढ़ती, बस उनका साइज बढ़ता है। कमाल है, कोशिकाएं कितनी स्मार्ट है, खुद को बचाने के लिए आकार बदल लेती हैं। आपने नेक्रोसिस के साथ सूजन, इन्फ्लेमेशन का जिक्र किया था। ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, चोट लगने पर सूजन, गले में सूजन, जोड़ों में सूजन। ये असल में है क्या? क्या ये हमेशा बुरी चीज है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सूजन दोस्त है या दुश्मन? शुरुआत में सूजन शरीर की एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया है। प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स। हाँ, अच्छा। ये उन ऊतकों में होती हैं जिनमें खून की नलियां होती हैं, वैस्कुलराइज्ड टिश्यूज। इसका मकसद होता है चोट या इन्फेक्शन के कारण को खत्म करना, मरे हुए या क्षतिग्रस्त ऊतक को साफ करना और फिर मरम्मत और उपचार की प्रक्रिया शुरू करना। ये हमारी जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली, इनेट इम्यूनिटी का एक अहम हिस्सा है। तो शुरुआत में ये यकीनन दोस्त है। तो सूजन होती क्यों है? इसके ट्रिगर क्या हैं? बहुत सारी चीजें सूजन शुरू कर सकती हैं। सबसे आम है संक्रामक एजेंट्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट्स। इन्फेक्शंस? हाँ, लेकिन सिर्फ इन्फेक्शन ही नहीं, और भी कारण है, जैसे ऊतक का मरना, टिश्यू नेक्रोसिस, चाहे किसी भी वजह से मरा हो, जैसे दिल के दौरे में, शारीरिक चोट, कटना, जलना, हड्डी टूटना, रासायनिक चोट, कोई एसिड या बेस गिरना, बाहरी वस्तुएं जैसे कांटा या फांस चुभना, और यहाँ तक कि शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं भी सूजन पैदा कर सकती हैं, जैसे एलर्जी में या ऑटोइम्यून बीमारियों में जब शरीर अपने ही ऊतकों पर हमला करने लगता है। ठीक है, तो शरीर खतरे का सिग्नल मिलते ही सूजन की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसमें होता क्या है, खासकर तीव्र सूजन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, जो चोट लगने के फौरन बाद होती है? तीव्र सूजन में मुख्य रूप से दो तरह की घटनाएं होती हैं, संवहनी परिवर्तन यानी खून की नलियों में बदलाव, और सेल्यूलर घटनाएं यानी खास तरह की कोशिकाओं का हरकत में आना। पहले खून की नलियों में क्या बदलाव आता है? सबसे पहले चोट वाली जगह पर खून की छोटी नलियां क्षण भर के लिए सिकुड़ती हैं, लेकिन फिर फौरन और तेजी से फैल जाती हैं। इसे कहते हैं वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन। हाँ, ये हिस्टामाइन और नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे रसायनों की वजह से होता है। इससे उस जगह पर खून का बहाव बहुत बढ़ जाता है, हाइपरेमिया कहते हैं इसे। इसी वजह से चोट वाली जगह लाल और गर्म महसूस होती है। हाँ, रेडनेस और हीट। बिल्कुल। इसके तुरंत बाद उन खून की नलियों की दीवारें ज्यादा पारगम्य हो जाती हैं। परमिएबल। हाँ, मतलब उनमें छोटे छोटे छेद बड़े हो जाते हैं। ये भी हिस्टामाइन, ब्रेडिकाइनिन जैसे रसायनों के कारण होता है। इससे खून में मौजूद प्लाज्मा प्रोटीन और तरल पदार्थ रिस कर आसपास के ऊतक में जमा होने लगता है। अच्छा, लीकेज होने लगती है। हाँ, इस तरल को एक्स्यूडेट कहते हैं, और इसके जमा होने से ही सूजन आती है, एडीमा या स्वेलिंग। क्योंकि तरल बाहर निकल गया, खून गाढ़ा हो जाता है और उसका बहाव धीमा पड़ जाता है, जिसे स्टैसिस कहते हैं। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी इमरजेंसी में सड़क खोल दी, वैसोडाइलेशन, फिर उसमें से जरूरी सामान लीक होने लगा, परमिएबिलिटी, और फिर ट्रैफिक जाम लग गया, स्टैसिस। हाँ, कुछ ऐसा ही। अब दूसरी घटना क्या थी? सेल्स वाली। हाँ, सेल्यूलर घटनाएं। इसका मुख्य लक्ष्य है शरीर की फौजी कोशिकाओं यानी ल्यूकोसाइट्स या श्वेत रक्त कोशिकाओं को खून के बहाव से निकालकर चोट वाली जगह तक पहुंचाना। तीव्र सूजन में सबसे पहले पहुंचने वाले सैनिक होते हैं न्यूट्रोफिल्स, खासकर पहले 6 से 24 घंटों में। न्यूट्रोफिल्स। हाँ, ये कई चरणों में होता है। पहले मार्जिनेशन और रोलिंग। खून का बहाव धीमा होने पर ये सेल्स खून की नली के किनारे पर आ जाते हैं और दीवार के साथ लुढ़कने लगते हैं। फिर एडहेशन, मतलब ये कोशिकाएं खून की नली की अंदरूनी दीवार से मजबूती से चिपक जाती हैं। फिर ट्रांसमाइग्रेशन या डायोपिडिसिस, ये सैनिक एंडोथीलियल कोशिकाओं के बीच से सरक कर खून की नली से बाहर ऊतक में निकल जाते हैं। वाह,
दीवार पार कर जाते हैं। बिल्कुल। और फिर कीमोटैक्सिस, बाहर निकलने के बाद ये कोशिकाएं कुछ रासायनिक संकेतों कीमोकाइंस का पीछा करते हुए सीधे चोट या इन्फेक्शन वाली जगह की ओर बढ़ती हैं। जैसे खुशबू सूंघते हुए। हाँ, समझ लीजिए वहां पहुंचकर ये न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया या मरे हुए टिश्यू को निगलकर फेगोसाइटोसिस करके खत्म करने का काम करते हैं। अच्छा, तो ये जो सूजन के जाने पहचाने लक्षण हैं, लाली, गर्मी, सूजन, दर्द, वो इन्हीं वैस्कुलर और सेलुलर घटनाओं का नतीजा है। बिल्कुल। करीब 2000 साल पहले रोमन लेखक सेल्सस ने सूजन के 4 मुख्य संकेतों का वर्णन किया था और बाद में ग्रीक चिकित्सक गैलन ने 5वां जोड़ा। अच्छा, क्या थे वो? ये 5 संकेत कार्डिनल साइंस सीधे तौर पर इन्हीं घटनाओं से जुड़े हैं। लालिमा, रूबर, रेडनेस, खून की नलियों के फैलने और खून का बहाव बढ़ने के कारण। गर्मी, कैलोर, हीट, बढ़े हुए खून के बहाव के कारण। सूजन, ट्यूमर, स्वेलिंग, खून की नलियों की पारगम्यता बढ़ने और तरल पदार्थ के ऊतक में जमा होने के कारण। दर्द, डोलोर, पेन, कुछ रासायनिक मध्यस्थों जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ब्रैडिकाइनिन द्वारा दर्द के रिसेप्टर्स को उत्तेजित करने और सूजन के दबाव के कारण। और 5वां, कार्य हानि, फंक्शोलेजा, लॉस ऑफ फंक्शन, ये गैलन ने जोड़ा था। दर्द, सूजन और ऊतक को हुए नुकसान की वजह से प्रभावित अंग या हिस्सा ठीक से काम नहीं कर पाता। ये तो कमाल की बात है कि हजारों साल पहले भी लोगों ने इन चीजों को इतने ध्यान से देखा और समझा। लेकिन आपने कहा था कि सूजन दोस्त से दुश्मन भी बन सकती है, वो कैसे होता है? हाँ, अगर तीव्र सूजन अपना काम पूरा कर लेती है, मतलब हानिकारक एजेंट खत्म हो जाता है, मलबा साफ हो जाता है, तो प्रतिक्रिया धीरे धीरे कम हो जाती है और ऊतक की मरम्मत, रिपेयर शुरू हो जाती है। लेकिन अगर कारण बना रहता है, जैसे कोई लगातार इन्फेक्शन या बाहरी वस्तु, या शरीर उसे खत्म नहीं कर पाता, या फिर कभी-कभी सूजन की प्रक्रिया खुद ही बेकाबू हो जाती है, तो ये पुरानी सूजन में बदल सकती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। और पुरानी सूजन में क्या अलग होता है? पुरानी सूजन हफ्तों, महीनों या सालों तक चल सकती है। इसमें अलग तरह की कोशिकाएं हावी होती हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स की जगह। इसमें लगातार ऊतक विनाश और मरम्मत, मतलब फाइब्रोसिस या ऊतक का सख्त होना साथ साथ चलते रहते हैं। नई खून की नलियां भी बनती हैं। यही पुरानी सूजन कई गंभीर बीमारियों की जड़ में होती है, जैसे आर्थराइटिस, अस्थमा, एथेरोस्क्लेरोसिस और कुछ प्रकार के कैंसर भी। यहाँ सूजन शरीर की मदद करने के बजाय उसे नुकसान पहुंचाने लगती है, तो ये वाकई एक दोधारी तलवार है। वाह, तो आज हमने समझा कि बीमारियां कैसे शुरू होती हैं, कारण और जोखिम, कैसे विकसित होती हैं, रोग जनन, और कैसे प्रकट होती हैं, लक्षण और संकेत। हमने ये भी देखा कि शरीर कैसे अपना संतुलन, होम्योस्टैसिस बनाए रखने की कोशिश करता है फीडबैक लूप्स के जरिए। और जब ये संतुलन बिगड़ता है तो कोशिकाओं पर क्या असर होता है, कैसे ऊर्जा की कमी, कैल्शियम का गड़बड़ाना और ऑक्सीडेटिव तनाव कोशिकाओं को चोट पहुंचाते हैं, जिससे वो या तो मर जाती हैं, निक्रोसिस या एपोप्टोसिस, या खुद को बदल लेती हैं, एट्रोफी, हाइपरट्रोफी। और आखिर में हमने सूजन के दोहरे किरदार को समझा, कैसे वो एक जरूरी सुरक्षा कवच है लेकिन कभी-कभी खुद ही दुश्मन बन जाती है। बिल्कुल। और ये जो बुनियादी सिद्धांत हमने डिस्कस किए, होम्योस्टेसिस का महत्व और उसका बिगड़ना, सेल्यूलर चोट के ये कॉमन रास्ते, सूजन की प्रक्रिया, ये लगभग हर बीमारी को समझने के लिए एक चाबी की तरह है। चाहे हम दिल की बीमारी की बात करें, डायबिटीज की, अल्जाइमर्स की, या फिर किसी इन्फेक्शन की, कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल मैकेनिज्म काम कर रहे होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की यही समझ हमें बीमारियों के लिए असरदार और तर्कसंगत इलाज ढूंढने में मदद करती है, क्योंकि हम सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं करते, बल्कि बीमारी की जड़ पर वार करते हैं। तो इसका निचोड़ क्या है? यही कि हमारा शरीर एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और शानदार सिस्टम है, और जब इसमें कुछ गड़बड़ होती है तो वो भी अक्सर बेवजह नहीं होती। उसके पीछे भी एक तर्क, एक पैटर्न होता है जिसे हम समझ सकते हैं अगर हम सही सवाल पूछें और गहराई में जाएं। ये सिर्फ बुरी किस्मत या घटनाओं का बेतरतीब सिलसिला नहीं है।
और यहीं पर हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात है। अगली बार जब भी किसी बीमारी, उसके लक्षण या उसके इलाज के बारे में सुने या पढ़ें, तो सिर्फ सतह पर ना रुकें। जरा सोचें, शरीर का कौन सा सामान्य तंत्र यहाँ बाधित हो रहा है, होम्योस्टेसिस कैसे बिगड़ा है, कोशिकाओं के स्तर पर क्या चल रहा होगा, सूजन का इसमें क्या रोल है। इस तरह सोचने से न सिर्फ समझ गहरी होगी, बल्कि स्वास्थ्य और बीमारी से जुड़ी जानकारी को ज्यादा बेहतर तरीके से परखा जा सकेगा और उस पर होने वाली बातचीत में ज्यादा सार्थक रूप से हिस्सा लिया जा सकेगा। बिल्कुल, ये एक ज्यादा सूचित और जागरूक नजरिया देगा।